बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसार। एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से और ख़ास तौर से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को धमकी दी जा रही है कि ईरान ने अगर मायने खेज़ कोई मुज़ाकरात नहीं किए और किसी डील तक नहीं पहुंचा तो 10 से 15 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया गया है। 10 से 15 दिन के अंदर एक महदूद नौयत की फ़ौजी कार्रवाई हो सकती है। अब ये धमकियां जो हैं ये काफ़ी अरसे से जारी हैं। ईरान को अंडर प्रेशर लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि वो अमरीकी सदर या अमरीका की मर्ज़ी के मुताबिक एक डील पर आमादा हो जाए। लेकिन हम साथ साथ देख रहे हैं कि मुज़ाकरात भी जारी हैं। ईरान इस वक्त टेबल पर है। पहले ओमान में मुज़ाकरात हुए और अब स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनीवा में मुज़ाकरात हुए हैं। और ये धमकी एक ऐसे टाइम पर आई है कि जब दोनों अतराफ़ ने इस चीज़ पर अग्री किया कि जो अपने अपने मुतालबात हैं या जो एक दूसरे को हम दे सकते हैं उसके हवाले से बाकायदा एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए। सो जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अरागची, अगर आप उनका बयान भी देखें तो वो ये कह रहे थे आखिरी मुज़ाकरात के बाद कि कुछ मुस्बत भी रहे हैं ये मुज़ाकरात और अब हम अपना मुसवदा तैयार करेंगे जो कि अमेरिका के हवाले करेंगे और इसी तरीके से अमेरिका की तरफ से भी एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सो जब मुज़ाकरात जारी हैं, ड्राफ्ट्स बन रहे हैं, बात हो रही है, हत्ता कि उसको जो पेशरफ्त नज़र आती है उसको मुस्बत भी करार दिया जाता है, तो ऐसे में ये धमकी देने का मतलब क्या हो सकता है। साथ ही अगर आप देखें तो जो एक मिलिट्री बिल्डअप आपको ईरान के करीब नज़र आता है अमेरिका की तरफ से, जो दुनिया का लार्जेस्ट अगर देखा जाए एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूएस शिप जो है अब्राहम लिंकन, वो भिजवा दिया गया है। फिर आप गल्फ़ में और एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो जाते हुए देखते हैं। अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी अमेरिका ने वहाँ पर मजबूत करने की कोशिश भरपूर की है। ईरान ने वाजे कर दिया है कि अगर अमेरिका हमला करना चाहता है तो करे, लेकिन फिर जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहे। हम ये जानते हैं कि अगर पिछले साल भी आप देखें तो उस वक्त भी ईरान और अमेरिका के इसी तरीके से मुज़ाकरात हो रहे थे जब इज़राइल ने ईरान पर हमला कर दिया था और 12 दिन की ये जो जंग थी, ईरान ने भरपूर कोशिश की कि इज़राइल के लिए उसको मुश्किल बनाया जाए और फिर अमेरिका को आखिर में ईरान पर हमला करना पड़ा था। अभी भी ऐसी ही सूरत हाल लगती है कि मुज़ाकरात भी जारी हैं, धमकियाँ भी जारी हैं। फिर डिटरेंस के लिए जो मिलिट्री बिल्डअप है पर्शियन गल्फ़ में वो भी अमेरिका की तरफ से जारी है। ईरान ने अगर आप देखें तो जो यूनाइटेड नेशंस को रिसेंटली एक ख़त लिखा है, जो उनका मिशन है ईरानी मिशन, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे यूएन को इन्फॉर्म किया गया है कि वो ये हालात देखे जो सर्कमस्टांसेस इस वक्त अमेरिका की तरफ से पैदा किए जा रहे हैं, जो जारहियत की एक कोशिश है उसको अपनाया जा रहा है। सो अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ईरान ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि फिर हम अपना जो सेल्फ़ डिफेंस का राइट है उसको इस्तेमाल करेंगे और इस रीजन के अंदर जो उनके एयरबेसेस हैं, जो भी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के, वो भी हमारा जायज़ हदफ होंगे, यानी वो भी टारगेट हो सकते हैं। यही वजह है कि मिडल ईस्ट में अगर आप देखें जो दीगर ममालिक हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो बार बार अमेरिका को कह रहे हैं कि इस हमले से इज्तनाब किया जाए। अब ये जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, ये जो धमकियां दी जा रही हैं, इसके साथ ही हमने देखा कि जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस हैं वो भी बढ़ गई। सो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं जो रद्द-ए-अमल है, जो रिएक्शन है, जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है, वो भी आलमी इकॉनमी के लिए नहीं है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करते हैं। टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय रेनाउंड डिफेंस एनालिस्ट एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप अगर कहते हैं कि जी 10 दिन या 15 दिन का अल्टीमेटम है या इस दौरान कोई फ़ौजी कार्रवाई हो सकती है अगर ईरान ने कोई मायने खेज़ या कोई मुनासिब मुज़ाकरात या डील नहीं की, सो आपकी नज़र में प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए वो मीनिंगफुल या रीज़नेबल डील क्या है? बहुत शुक्रिया मिस सादिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो आप इंट्रोडक्शन में बड़ा फोकस्ड कह रही थी कि ये बहुत गेम ऑफ नर्व्स है और ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इतने बयान देते आए हैं। जो पिछला एक साल प्रेसिडेंट ट्रंप का है, अगर उसको मैं स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप बुनियादी तौर पर अनसर्टेनिटी को
या अनश्योरिटी को बुनियादी तौर पर वो टूल ऑफ स्ट्रैटेजी या टूल ऑफ वॉर या कोर्शन के तौर पर यूज करते हैं, यानी प्रेशर बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा बहुत पहले से, लेकिन आप देखिए कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑलमोस्ट उन्होंने एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस दी ईरान को कि ईरान के पास चॉइस है ही नहीं, और उन्होंने भी ये कहा कि हमला आया चाह रहा है किसी वक्त भी, यानी वो कहना ये चाह रहे थे कि जो हमला है वो मैटर ऑफ चांस नहीं है, मैटर ऑफ टाइम है। और ये तकरीबन 1.5 महीने से हम सुन रहे हैं, जब उन्होंने इनिशियल डिप्लॉयमेंट का हुक्म दिया था और अब्राहम लिंकन को डिप्लॉय किया, वो एक इटसेल्फ मैसेजिंग थी मैसअप होने की। जब उन्होंने ये कहा था कि किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं, उस जहाज को तकरीबन इन्होंने साउथ ऑफ जापान से डिप्लॉय किया 8,500 किलोमीटर 8 दिनों में, हरिडली नॉन स्टॉप वो आया, यहाँ पर पहुंचा। और उसकी बुनियादी वजह पहले पोस्चरिंग के तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस जहाज से लिंक कर लूं, जो अब्राहम लिंकन था वो जहाज तकरीबन 75 जहाज कैरी करता है, फाइटर जहाज कैरी करता है अपने ऊपर, जिसमें से 10 F-35C वर्जन है, यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर वर्जन है। ये एक वाहिद जहाज है जिसपे F-35 भी ऑपरेट करते हैं। एक तो F-35 का एडवांटेज था इनको, इसको अब्राहम लिंकन को भेजने का, और दूसरा इसी एयरक्राफ्ट कैरियर ने ह्यूथीज को चंद साल पहले जब उनके मिसाइल इंटरसेप्ट किए थे तो यही एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल किया। दो एडवांटेजेस थी। जेराल्ड फोर्ड जो अभी उन्होंने किया है वो बुनियादी तौर पर बड़े अरसे से उसने वेनेजुएला को घेरा हुआ था, जब ये ऑपरेशन हुआ तो वहां से उन्होंने अनहुक करके अब उसको रवाना किया। पोस्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो मैसअप कर रहे हैं। उन्होंने डिस्ट्रॉयर जो है रेड सी में किए हुए हैं, ईस्टर्न मेडिटेरियन पर किए हुए हैं, पर्शियन गल्फ में किए हुए हैं, गल्फ ऑफ ओमान में किए हुए हैं, और सबसे ज्यादा स्टेट ऑफ हॉर्मस के करीब लाते जा रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स को। बुनियादी तौर पर उनको ऐसे तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए लाया जा रहा है जो पॉसिबली ईरान फायर करेगा या ड्रोन्स लॉन्च करेगा। एक बात। अब आते हैं जो आप सवाल की, तो जो आपने फोकस करके कहा कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प करना क्या चाह रहे हैं, बुनियादी तौर पर देखिए ये नेगोशिएशन का हिस्सा ही होता है मेरे मानने के मुताबिक। नेगोशिएशन में आपने दुश्मन को जो अपोजिंग टेबल पर बैठा होता है उसको एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट विजुलाइज करानी होती है, जिसका मतलब यह है कि आपको ये बताया जाता है कि मैं अनलीश नहीं कर रहा लेकिन ऑलमोस्ट मेरा हाथ बटन पर है, और अगर बटन दब गया तो आपको ये कीमत देनी पड़ेगी। और जाहिर है ईरान के लिए जो पहले ही बहुत ज्यादा सफरिंग में हो चुका है, तकरीबन 125 उनकी जो मिसाइल लॉन्चर्स थे लास्ट टाइम जो जून का हमला होता उसमें वो तबाह हुए थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर गया था, उनके 90 जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे एलिमिनेट हो गए थे, बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। लेकिन उस दफा एक डिफरेंट थी सिनेरियो, इसलिए थी कि उससे लीड कर रहा था इजराइल, और अमेरिका ने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसको बैक किया बाद में ऑलमोस्ट सीज फायर की तरफ पहुंचाने के लिए। लेकिन इस दफा ऑपोजिट है। इस दफा ऑपोजिट ये है कि अमेरिका लीड कर रहा है, और सब दुनिया में अगर कोई मुल्क शह दे रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि ऑलमोस्ट वेनेजुएला प्लस केस है ईरान भी, आप बस हमला करें तो जिस तरह वेनेजुएला ने आपको जाकर कब्जा कर लिया था उसी तरह का इस तरह का हो जाएगा, वो हो नहीं पाया। पहले राउंड में भी नहीं होया जब ये मुजाहिरीन थे, मुजाहिरे कर रहे थे उस वक्त भी नहीं, और अब भी लाइकली नहीं है। Because they lost their boots on ground, and in this case obviously वो boots on ground उनके spies थे, उनके वहाँ पे जो काम कर रहे थे उन सबको न्यूट्रलाइज कर लिया गया। ईरान ने बाकायदा ऐलान किया कि फॉरेन एलिमेंट्स हमने न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब तक फुट ऑन ग्राउंड नहीं थे, अब नहीं होंगे तो उनके लिए आगे चलना मुश्किल है। दूसरी एक चीज जो रोके हुए है, देखिए अभी मैं देख रहा था दो एलिमेंट, जो मैं दोनों को कवर क्विकली करता हूं, दो एलिमेंट इसको वॉर को इस वक्त रोके हुए हैं। देखिए लास्ट टाइम जो अरब मुल्क, जो मिडिल ईस्ट के नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो अमेरिका के डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं बाय हाउसिंग देयर बेसिस, एयर बेसिस, जो तकरीबन 19 के करीब एरियाज में, उनको कॉन्सिक्वेंसेस मेरा ख्याल है उस वक्त इतने नहीं पता थे कि वो हमला कर देगा। फिर भी एक सिंबॉलिक सा कतर पर अटैक हुआ था। लेकिन अब ईरान ने, जो मेरी मालूमात है, ये क्लियर कर दिया है कि जहां जहां पर लेजिटिमेट टारगेट हमें लगेगा, चाहे वो किसी मिडिल ईस्ट के मुल्कों में हो या यूरोप में हो, हम उसको हिट करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा एक बेस है जॉर्डन का, मुआफाक बेस है, एयर बेस, उस पर उन्होंने बहुत मैसिव 50 के करीब ट्रांसपोर्ट सॉर्टीज की हैं। F-35 वहां पर मौजूद है, F-15 वहां पर मौजूद है, F-18 वहां पर मौजूद है। तो इसका मतलब है हर मिडिल ईस्ट का मुल्क भी इस वक्त खतरे में है। एक वजह तो ये है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को रोके हुए है, क्योंकि उनको ये आइडिया है कि ये मुल्कों पर अगर हमला हो गया, मिडिल ईस्ट में जो है, हमला होना एक चीज होती है, जो रिएक्शन उन लोगों का, उस पब्लिक का, उस मुल्क का अपनी हुकूमत पर आएगा कि हमारा तो इस लेना देना कोई नहीं था, आपने क्योंकि एयरबेस दिए हुए हैं तो हम लेजिटिमेट टारगेट बन गए, वो प्रेशर शायद वो मुल्क खुद भी ना सस्टेन कर सकें उस तरह। एक एलिमेंट ये है। दूसरा एलिमेंट ये है कि आपने देखा दो सुपर पावर्स और भी हैं इस एरिया में, वो रूस और चीन है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अपने तरीके से पोस्चरिंग करके ईरान को एक गुडविल का मैसेज दिया है। ईरान के साथ मिलकर रूस ने कल एक्सरसाइज किया उनके समंदरों में। नंबर 1 मैसेज दिया कि फिजिकल उन्होंने प्रेजेंस शो कर दी।
चाइना ने फिजिकल प्रेजेंस नहीं शो की, लेकिन उसने बहुत जबरदस्त एक काम किया कि उसने अपनी सैटेलाइट पिक्चर्स रिलीज की हैं। इस मिडिल ईस्ट में जितने एयर बेसेस हैं उनकी एयरक्राफ्ट की मौजूदगी उसने बता दी है कि कौन से एयर बेस पर कितने जहाज और कितनी तादाद में खड़े हैं। ये एक इनडायरेक्ट मैसेजिंग टू यूएस है कि देखें, जब आप ये करेंगे और हमारे इंटरेस्ट को क्लैश करेंगे तो फिर हम भी कम बैक करेंगे किसी तरीके से भी। और ये बहुत बड़ी मदद होगी ईरान की अगर उनको लाइव पिक्चर चलती रहे कि कौन से एयर बेसिस पर कौन से जहाज किस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, ट्रू। तो जाहिर है टारगेटिंग स्ट्रैटेजी बहुत आसान हो और ये जाएगी। इसराइल और ईरान की जो 12 दिन की जो जंग थी उस दौरान भी यही कहा जाता है कि चाइना ने ही हेल्प आउट किया था ईरान को। ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी है वो उनको फराहम की थी, और ख़ास तौर से जब इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस पे बहुत मान किया करते थे, इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है वो भी वहाँ नहीं चल पाया था क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी जो है वो मदद फराहम कर रही थी ईरान को। ये फरमाइएगा कि एक और बयान में देख रही थी जिसमें 2 एयरफील्ड्स का उन्होंने जिक्र किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि ईरान अगर मुआहदा नहीं करता है तो फिर हम डिएगो गार्सिया और जो रॉयल एयरफोर्स है फेयरफर्ड, वो एयरफील्ड हमें इस्तेमाल करना पड़ जाएंगे। सो डिएगो गार्सिया तो अभी रिसेंटली, क्योंकि दोनों यूके के पास हैं और ये कहा जा रहा था यूके को कि जी उसको मत जाने दें, जो कि यूके वाज विलिंग टू लेट इट गो एक डील के नतीजे में। सो इन दोनों की क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई दीज टू? प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इन्हीं को क्यों मेंशन किया? तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रम्प को मजबूरी ये फेयर बिल जो है जो यूके के अंदर है बुनियादी तौर पर उसको इस्तेमाल करने की वजह इसलिए पड़ी है, और उन्होंने एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकर बहुत डिप्लॉय कर दिए हैं इस रीजन में। बुनियादी तौर पर वो वही वजह है जो हमारे पिछले सवाल में हम डिस्कस कर रहे थे कि मिडल ईस्ट के मुल्क अगर इन्वॉल्व होते हैं इन ए वे ऑफ कंट्रीब्यूशन भी वहां से कोई टेक ऑफ करते हैं तो वो जाहिर लेजिटिमेट टारगेट हो जाते हैं। उनको इस एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए ये यूके का बेस यूज किया गया है, और उसको जाहिर है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके ईरान तक पहुंचा जा सकता है। उनकी आसान है, फिर उनको डिपेंडेंसी नहीं रहेगी ये मिडल ईस्ट पर जो तकरीबन 19 बेस है, खासतौर पर बहरीन में बहुत बड़ा बेस है उनका, कतर में बहुत बड़ा बेस है, सऊदी अरब में एक बेस है, और जॉर्डन का मैंने पहले बता दिया। तो इन मुल्कों पर डिपेंडेंसी इनके बेसिस पर कम हो जाएगी इस यूके के बेस की वजह से। जो डिगो गार्शिया कह रही है बुनियादी तौर पर, आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो है कहाँ। वो बुनियादी तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के नीचे श्रीलंका जहां पे ज्योग्राफिकल है, साउथवर्ड अगर आप तकरीबन 1800 किलोमीटर की लाइन लगाएं साउथवर्ड टुवर्ड्स द सी, ये वहां पे एक छोटा सा एक आइलैंड है। ये बुनियादी तौर पर तो वहां नेटिव रहा करते थे कोई 200 साल पहले, फिर यूके ने जबरदस्ती कब्जा करके ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया लोकल पॉपुलेशन को, और उसके बाद अमेरिका ने कहा कि ये इतनी जबरदस्त लोकेशन है तो यूके का तो कोई ऐसा डिजाइन नहीं है एक्सपेंशन का या एक जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस शो करने का, तो अमेरिका ने ऑलमोस्ट टेक ओवर ही किया हुआ है। नाम के तहत तो वो सिर्फ यूके का है, बट इन मीनिंगफुल वे अमेरिका उसको यूज करता है। और लास्ट टाइम इन्होंने यहीं से भी यूज किया था, आपने नोट किया होगा जब इन्होंने न्यूक्लियर प्लांट पर हिट किया था, तो ये डिगो गार्सिया के B-2 बॉम्बर्स यूज हुए थे। जाहिर है वहां पे एक ऑलमोस्ट सिर्फ रनवे ही है और बाकी सारा सपोर्ट है, वो इतनी छोटी सी एक ये इनकी सिग्निफिकेंस है। और वो 2 बेसिस ये जो यूके इसीलिए में प्रेसिडेंट और ट्रम्प यूके को कह भी रहे हैं बार बार कि वो ये एयरफील्ड मत छोड़ें। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि डील ना हो। प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनके जितने भी ऑफिशियल्स बात करते हैं वो कहते हैं कि जी डील नहीं हुई एक्सक्यूज मी, डील नहीं हुई तो फिर ऐसा हो जाएगा, डील नहीं हुई तो हमला हो जाएगा, 10 दिन 15 दिन व्हाटएवर। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि ईरान तो ऑलरेडी डील कर चुका था जो 2015 के अंदर JCPOA, जिसको ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील का नाम दिया जाता है, उसमें ऑब्वियसली वो P5 कंट्रीज़ थे +1 जर्मनी भी मौजूद था। तो फिर किसने ख़त्म किया? 2018 में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ही वो डील ख़त्म कर दिया, उसको विड्रॉ अमेरिका को कर लिया उस डील के अंदर से। सो अब उसी डील की ज़रूरत पड़ रही है। सो उस वक्त क्या था कि विड्रॉ किया, और आज क्या है कि वही डील चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, यूनाइटेड नेशन ये जो ईरान के जो इंस्पेक्शन के लिए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने राइट्स उसको मिल गए थे आफ्टर दैट डील 2015 जिसकी आप बात करें, जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 2018 में आके अपने फर्स्ट टेन्योर में अंडू कर दिया था। वो बुनियादी तौर पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ऑलमोस्ट सारी क्लीन चिट दे दी थी। अगर आप सारी उनकी रिपोर्ट्स पढ़ें तो उसके अंदर ईरान को एक्यूज नहीं किया गया था ऑफ हायर प्रोलिफरेशन, एक बात। लेकिन क्योंकि ईरान कर रहा था मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम, स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल्स पर, लॉन्ग रेंज मिसाइल पर, जो इजराइल के पॉइंट ऑफ कंसर्न थे, तो एक बहाना बनाया गया था बुनियादी तौर पर, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आकर ऑलमोस्ट 2018 में एलिमिनेट कर दिया उस डील को। हालांकि उस वक्त बहुत सारे मुल्क एज ए विटनेस यूके और यूरोप और फ्रांस सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी सरप्राइज हुआ। रादर उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था यूनिलैटरली, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको एलिमिनेट किया था कि हम इसको नहीं मानते, एक बात।
2018 के बाद आप फास्ट फॉरवर्ड करके 2025 के जून में आ जाते हैं, जब मुज़ाकरात हो रहे थे, तो आप एक और चीज नोट करें, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मैं 15 दिन का नोटिस दे रहा हूं ईरान को कि वो मुज़ाकरात करके हमारी बात मान ले। 2025 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन तीसरे दिन अटैक कर दिया था। ऐसा ही है। तो इस वक्त जब जो 10-15 दिन कहते हैं, तो मुझे साउंड बड़ा अनईजी करता है कि कहीं ये भी उनको रिलैक्सेशन देकर एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बिल्ट इन तो नहीं कर रहे कि वो अपने गार्ड लोअर करें और वो ज़ाहिर है हमला कर दें। अभी भी एक और चीज भी मैं पिन पॉइंट करता चलूं कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आप याद होगा कि कोई 3 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि हमला मैं किसी वक्त भी कर रहा हूं, जी। तो ऑलमोस्ट सब बातें कर रहे थे कि किसी वक्त भी शायद सुबह हो जाए या रात को हो जाए। वो भी मेरा मानना ये है, क्योंकि जितनी इस वक्त कैपेसिटी बिल्ड चाइना ने की थी ड्रोन्स की शक्ल में, सरफेस टू एयर मिसाइल्स की शक्ल में, वो अमेरिका के लिए मुश्किल थी रीड करना कि क्या कुछ इनको मिला हुआ है। तो जब इन्होंने ये अनाउंस किया कि हम आया चाह रहे हैं, तो मजबूरी की हालत में ईरान ने अपना सारा वेपन्स, अपनी लीडरशिप को एक्सपोज किया, क्योंकि हाइडिंग प्लेस पे चले गए, बंकर्स को एक्टिवेट किया गया, रेडार्स को ऑन किया गया, सरफेस टू एयर वेपन्स को डिप्लॉय किया गया। आई थिंक अमेरिका ने वो टैक्टिक यूज किए थे उनको मैपिंग करने के लिए और उनके सेंसर्स को स्टडी करने के लिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करते हैं, रेंज कितनी है, लोकेशन कितनी है, और पॉसिबल टारगेटिंग के लिए उनके पास क्या काउंटर मेजर्स है। और मेरा मानना यह है कि अभी तक अपार्ट फ्रॉम नेगोशिएशन जो बातचीत हो रही है, वो चांस देना चाहते हैं। और जाहिर है एक और पॉइंट भी है कि वेनेजुएला को हमला करने के बाद वो मॉरल ग्राउंड उतने वो नहीं रहे थे, लोअर मॉरल ग्राउंड पर थे। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट अब एक मॉरल ग्राउंड भी बिल्ड कर रहे हैं कि मैंने बहुत चांस दिया। दूसरा, वो मैपिंग कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं अपने काउंटर मेयर्स को। और तीसरा, वो हायर डिग्री ऑफ एश्योरेंस हर रोजाना दिखा करके मैं चंद दिन में आ रहा हूं, वो मेरा ख्याल है मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। और लास्ट पॉइंट इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि शायद न्यूक्लियर पर तो जो आप सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने को ईरान तैयार है, जिस पर वो तैयार नहीं है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज वेपन, वो नहीं मानता, क्योंकि उसमें उसका सर्वाइवल है। उसी से ईरान से इजराइल को थ्रेट है, और इजराइल का फोकस भी वही वेपन्स है। मैं यूक्रेन की मिसाल ले लें, आखिरी जुमला, यूक्रेन की मिसाल इसलिए मैं देना चाह रहा हूं कि वो एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री हुआ करता था, उसको अंडू कराया गया इस एश्योरेंस के साथ कि तुम हम नेटो में ले लेंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, सबको डिस्ट्रॉय, उसको नॉन न्यूक्लियर किया गया। और आज आप देख लें, रेस्ट इज हिस्ट्री, जो रूस के सामने उसको मुकाबले के लिए कुछ बन नहीं पा रही। तो ईरान को भी पता है कि जो यूक्रेन के साथ हुआ, अगर मैंने वेपन्स दे दिए तो यही कल को मेरे साथ होगा, तो मेरी तो जो पोटेंशियल थ्रेट टू इजराइल है या जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जिन जिन मुल्कों को थ्रेट जो मुझे करेंगे, मेरी तो वो खत्म हो जाएगी। तो पॉसिबली ईरान के लिए सबसे मुश्किल चैलेंज यही हो रहा है, और मेरा ख्याल है जो नॉन स्टार्टर हो रहा है वो ये वाले सब्जेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह बार बार वो ये कहते हैं कि जी एक तो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और साथ ही साथ हमारी बका और सलामती के लिए बड़ा ज़रूरी है, और न्यूक्लियर पे तो बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो ड्रोन्स और उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है जिसका जिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप ने बारहा कहना शुरू कर दिया है और उनके दीगर ऑफिशियल्स भी कर रहे हैं, उस पर कहते हैं कि जी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो हमारी रेड लाइन है। अब ये बताइएगा इसी से रिलेटेड एक सवाल कि ये जो यूएस की अगर आप देखें मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करें, जो उनके पास इक्विपमेंट है, जो खासियत उनके पास है, जो सलाहियत उनके पास है, वो ईरान के पास नहीं है, नो डाउट। लेकिन ये जो 12 दिन की पिछले साल की जंग इजराइल और ईरान की थी, उसने एक चीज़ पे ज़रूर लोगों को डिबेट करने पे आमादा किया, इजराइल में भी और यूएस के अंदर भी, कि जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से अपनाई गई थी कि ड्रोन्स भेजते जा रहे हैं दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से, और उसके बाद जैसे ही जो इजरायली डिफेंस सिस्टम है उनको एंगेज करता था तो फिर मिसाइल्स आ जाते थे और किसी न किसी टारगेट को हिट करते थे, और इस पर अब वहाँ बहुत से डिफेंस एनालिस्ट लिख भी रहे हैं। सो ये स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे इस्तेमाल किस तरीके से ईरान करता हुआ दिखाई देता है कि अगर ये अमेरिका वॉर जीत भी जाता है, जो कि जीत जाएगा, लेकिन ईरान उसको उनके लिए बाकायदा कॉस्टली एक एक्सपेंसिव जंग जो है वो बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाल के तौर पे 600-700 किलोमीटर खड़ा एक शिप अगर अमरीकी उस पर ड्रोन लग जाता है, मिसाइल लग जाता है, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली फॉर देम। इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे एनालाइज करते हैं? ये देखिए मिसालिया, अब पिछली जंग में और इसमें फर्क ही सबसे बड़ा यही है कि अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लाकर खड़े कर दिए हैं। वो इसके कोई शक नहीं है, वो बहुत बड़ी फोर्स और डेटरेंस है, लेकिन वो खुद इटसेल्फ भी पोटेंशियल टारगेट बनते हैं। ऑल्दो उसको आसान नहीं होता उसको टारगेट करना। एक बात, पिछली दफा क्योंकि इजराइल ने शुरू की थी तो अमेरिकन एसेट्स उस तरीके के यहाँ डिप्लॉयड नहीं थे, एक बात।
दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है जो आप कह रही हैं, पिछली दफा भी, मैं पहले इसराइल का बताता हूं और फिर मैं अमेरिका जी के साथ इन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पॉसिबली क्या हो सकता है वो मैं उस पर बात करता हूं। देखिए, इसराइल ने लास्ट टाइम भी जो हमले किए थे ईरान ने, इन्होंने एक बड़े कन्वेंशनल, रूडिमेंट्री और निस्बतन आउटडेटेड मिसाइल शुरू में फायर किए थे। बिल्कुल। और जाहिर है कोई भी मुल्क, चाहे इसराइल हो या कोई भी, उस थ्रेट को वो मोस्ट सीरियस लेगा, मोस्ट लीथल लेगा। तो उन्होंने अपने सबसे एक्सपेंसिव जो मिसाइल थे, पैट्रियट और दूसरे फायर कर दिए थे उनके ऊपर, जो कि बहुत महंगा सौदा किया उन्होंने मेरे नजर में। और वो भी थर्ड मिसाइल एक उन पर लगा हुआ था जो अमेरिका ने उनको दिया था, एक्सरसाइज के लिए था, लेकिन फिर वो परमानेंट वहीं डिप्लॉय हो गया। फिर एरो 3 आता है, फिर पैट्रियट आते हैं, फिर डेविड स्लिंग आता है, और उसके बाद आखिर में आयरन डोम आता था। ठीक है। इतने मिसाइल्स के जो अम्ब्रेला थे या शील्ड थी, गुजर कर 10-20% भी अगर उन्होंने बचा दिए थे, तो मेरा मानना यह है एज ए स्टूडेंट ऑफ एयर पावर या मिलिट्री स्ट्रैटेजी, देखिए दोनों मुल्कों में से भरम इसराइल का टूटा था। मिथ या ईगो, मेरा ख्याल है इसराइल की इसलिए टूटी थी कि इसराइल को तो ब्रीचेबल समझा ही नहीं जाता था। बिल्कुल। इसराइल ईरान से 70 गुना ज्योग्राफी में छोटा मुल्क है। 70 गुना छोटा मुल्क भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सका था, जिसको जब से वो बना है 78 सालों में तकरीबन $260 बिलियन की अमेरिका ने सिर्फ मिलिट्री एड दी है। उस मिलिट्री एड के साथ 70 गुना छोटा अपना होके फिर भी वो अपने स्पेस को नहीं बचा सका था, और 5 दिन तक उनके डिप्लोमेट से लेकर मिनिस्टर से लेकर आम लोगों तक सबने बंकर में गुजारा था। तो आई थिंक वो प्रोहिबिटिव कॉस्ट शायद इसराइल को याद है, और वही शायद उनको रोके हुए है, थोड़ा बहुत जो हेजिटेशन है। अब क्विकली मैं आता हूं, जो आपने एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की है, अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ भी जाते हैं, अभी 250-300 किलोमीटर दूर रखे हुए हैं उन्होंने, ठीक है अभी रेंज में नहीं है उनके, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि ईरान का तो किसी स्टेज पे मकसद ये नहीं होना चाहिए कि उसने एयरक्राफ्ट कैरियर डबोने हैं जी। उसने एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंचना है, हिट करना है, चाहे वो सिंबॉलिक हो, वो ब्रेकिंग न्यूज चलनी चाहिए इजराइल की और अमेरिका के खिलाफ कि इसने रीच कर लिया, यानी इट हैज कम टू पेनिट्रेट दैट एयरक्राफ्ट कैरियर, डिफेंसेस को ब्रीच थ्रू किया। अब क्विकली करेंगे कैसे? एक, वो बुनियादी तौर पर जाहिर है हवा से ड्रोन फायर करेंगे, मुझे जो लगता है। दूसरा, वो अपने गन बोट्स जो उनके पास सैकड़ों हैं, पासदारान इनकलाब के पास, वो स्टॉर्म करेंगी, और अंडरग्राउंड उनके पास एक डीजल मिजेट्स या सबमरीन्स हैं जिनसे वो पॉसिबली टॉर्पीडोज लॉन्च करेंगे। और ये अमेरिका नहीं कर सकता गल्फ, ये जो हॉर्मोज में, इस वजह से कि यहाँ डेप्थ बहुत समंदर की नहीं है। तो ये जो डीजल सबमरीन है ये बहुत सूटेबल है। अमेरिकन सबमरीन इतनी करीब आ नहीं सकती डेप्थ ना होने की वजह से। तो आई थिंक ये स्टॉर्म करेंगे या सैचुरेशन की स्ट्रैटेजी अपनाएगा, जिससे मकसद जीतना नहीं है, सिर्फ अमेरिका को एम्बैरस करना है। They don't want to go down without a fight. बहुत बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब फॉर जॉइनिंग वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, स्टे ट्यून्ड। इस रमजान भी मरियम नवाज बनी लाखों मुस्तहिक खानदानों के लिए उम्मीद का साइबान। वजीर आला पंजाब रमजान निगहबान पैकेज, सूबाई तारीख के सबसे बड़े पैकेज के तहत 40 अरब रुपए से 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10,000 रुपए फी खानदान माली इमदाद की फराहमी। मुस्तहिकीन की सहूलत के लिए निगहबान कार्ड उन्हें घर की दहलीज पर फराहम किया जा रहा है। इमदादी रकम आप करीबी ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट, UBL ओमनी, अल्फा पे, HBL कनेक्ट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कायम करदा 160 तहसील कैंप साइट से बआसानी निकलवा सकते हैं। जबकि रमजान में खास तौर पर मरियम नवाज राशन कार्ड की रकम 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा पंजाब की हर तहसील में 2,000 अफराद हर रोज बनेंगे रमजान दस्तरख्वान पर वजीर आला मरियम नवाज के खुसूसी मेहमान। और हर खास व आम के लिए रमजान सहूलत बाजारों में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पर बड़ी रियायत, ताकि सब बने बरकतों में हिस्सेदार इज्जत व वकार के साथ। पहली मर्तबा कार्ड के ज़रिए, जो कार्ड उनके घर का दरवाज़ा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है, तो इसमें आपके लिए 10,000 रुपया है। कोई पिन एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, रेडी टू यूज़ है। वजीर आला पंजाब रमजान निगहबान पैकेज, रब की रहमतें, रमजान की बरकतें सबके लिए।
मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 0800 02345। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। आपके पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से आज बहुत ख़बरें हैं और कोई भी मुस्बत ख़बर नहीं है। पहले अगर आप देखें तो ऑलरेडी इंडिया चंद ख़बरों की वजह से इस वक्त मीडिया की जीनत बना हुआ था। किस तरीके से कि जी AI समिट हो रही है इंडिया के अंदर और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रोबोट जो है वो पेश किया जाता है और उस रोबोट के हवाले से बताया जाता है कि ये हमने ख़ुद तैयार किया है और हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी आगे चली गई है कि ये जो डॉग रोबोट है ये हमारे यहाँ हमारे मुल्क में बना है, लोकली इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, लोकली इस पे काम हुआ है। हमारे स्टूडेंट्स ने दिन रात मेहनत की है इसको इस समिट में प्रेजेंट करने के लिए और बाद में ये पर्दा उठता है कि ये जो रोबोट है ये वहाँ तैयार नहीं हुआ बल्कि ये चाइना से ख़रीद के लाया गया है और उस पर अपनी मोहर लगा के अपना नाम लगा के इसको AI समिट के अंदर प्रेजेंट कर दिया गया। अब अगर आप इस खबर को देखें तो ये एक इंटरनेशनल मीडिया पे भी चलाई गई और उस पर लोग हंस रहे हैं, एक तज़हीक का बायस जो है वो बन रही है इस वक्त इंडिया के लिए, मोदी सरकार के लिए। फिर साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जो डील हुई जिस पे बहुत ही ज़्यादा खुशी इंडिया के अंदर आपको नज़र आई, अमेरिका की और इंडिया की एक ट्रेड डील, इसको तारीख़ी डील करार दिया गया। इसमें कहा गया कि जनाब अब तो इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात पहले जैसे हो जाएंगे, एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हुआ करती थी वो वापस आ जाएगी और अब हमारी चांदी ही चांदी है। फिर पता चलता है कि इस डील के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो मोदी ने अपनी आवाम से तो छुपाए हैं लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने बता दिए हैं और उसमें हमने सबसे पहले जो इंडिया के अंदर रिएक्शन देखा वो किसानों की तरफ से था। किसान आज भी एहतजाज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे हमारा जो फ़ायदा है वो ना होने के बराबर है और अमेरिका को इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है और हमारा जो किसान है वो पिस जाएगा, वो रुल जाएगा, क्योंकि आप बाहर से अमरीकी जो मसनूआत है लेकर आ रहे होंगे बग़ैर किसी टैरिफ के और हमारे यहाँ जो कीमतें हैं वो भी इससे मुतासिर होंगी।
अच्छा, अब इसी डील के ऊपर आप देखें तो कांग्रेस की तरफ से भी एहतजाज था। इसी डील के ऊपर इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी एहतजाज किया और कहा कि जी ये मुकम्मल तौर पे सरेंडर है मोदी की तरफ से, क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ चुका है और आने वाले दिनों में शायद कुछ और तस्करा हो उनका एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, इसलिए ये अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे हैं और इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो उनसे करवाना चाहते हैं वो करते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान जब ये खबर आई कि जी यूएस के अंदर जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है उसने बाकायदा तौर पे स्ट्राइक डाउन कर दिया है या गैर कानूनी करार दे दिया है उन तमाम टैरिफ्स को जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जेक्टिव इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए तमाम ममालिक पे लागू किए थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके बाद एक बयान दिया कि जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया आज भी वैसे ही टैरिफ देगा और जैसे मैंने तय किया था, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका की तरफ से कोई टैरिफ्स नहीं दिए जाएंगे। फिर मोदी के हवाले से उन्होंने चंद जुमले कहे और वो कोई अच्छाई के पहलू में नहीं थे। मिसाल के तौर पे जैसे उन्होंने कहा कि मोदी ज़रूर ज़हीन होंगे और यही वजह है कि जो मेरे से पहले हुकूमतें थीं उनको वो रिप ऑफ करते चले जा रहे थे, यानी कि अमेरिका को उसकी इकॉनमी को नुकसान पहुंचा रहे थे और अपने लिए उन्होंने बाकायदा तौर पे जो कंसेशंस हैं और स्पेशल ट्रीटमेंट हासिल कर लिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब टैरिफ अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया देगा। अच्छा, ये खबर और एक और ख़बर वो भी बताती चलूँ मैं आपको कि बांग्लादेश के हवाले से जो उनकी एक एयरलाइन है जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इंडियन एयरलाइन, ये एक प्राइवेट एयरलाइन है स्पाइस जेट, और बांग्लादेश ने अपनी जो एयर स्पेस है उसको इस फ़्लाइट के लिए, इस एयरलाइन के लिए बंद कर दिया है। अब जो कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट रियासतों तक जो भी उनकी फ़्लाइट्स हुआ करती थी बंद हो गई हैं। अब तवील मुतबादल रास्ते जो हैं वो इख्तियार करने पड़ रहे हैं और ये जो एयरलाइन है ये अपना खसारा भी अब डिक्लेयर कर रही है कि दिसंबर 2025 को जो ख़त्म होने वाली तिमाही मालियाती रिपोर्ट अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने बताया कि 270 करोड़ रुपए का नुकसान हमें हुआ है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से ज़रा आज प्रोग्राम में बात करते हैं और हमारे तज्ज़ियाकार सहाफ़ी मौजूद हैं। अहमद मंसूर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? रमज़ान मुबारक आपको। ये बताइए, इंडिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही? मोदी के बुरे दिन चल रहे हैं अब तो। अच्छा। यही हम कह सकते हैं। देखें, जैसे आपने पूरा एक इब्तदाइया जिसमें तमाम जो मामलात हैं, आप कोई भी खबर उठा के देख लें, इंडिया के लिए उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। और ये अगर आप बांग्लादेश की बात कर लें, स्पाइस जेट, उनके अपने कोई माशी मामलात भी होंगे, उन्होंने कुछ अपनी फीसिस नहीं दी, लेकिन ओवरऑल जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री है वो मुसलसल इस एक स्टेप से और दबाव का शिकार है। और दबाव जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, आप उसे सियासी वजूहात कह लें या आप उसे इंतज़ामी और बद इंतज़ामी की बात कर लें। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जब 2019 में मामला हुआ था पुलवामा का, उसके बाद ये पाकिस्तान की जो एयर स्पेस बंद हुई थी, उससे जो 3-4 जो उनकी एयरलाइन थी, ख़ास तौर पे जो एयर इंडिया है जो यूरोप और जो अमेरिका ऑपरेट करती है, उसको नुकसान इंडियन करोड़ों रुपयों का हुआ था। फिर ये मामला बढ़ते बढ़ते जब आगे मई का मार्का आया, उसमें फिर ये तवातर से ये एयर स्पेस बंद होनी शुरू हुई। उसका फिर इम्पैक्ट 2 से 3 घंटे की बात करते हैं कि जो ट्रैवल टाइम है उस पर इम्पैक्ट होता है। फिर जब उनका अमला है उस पर इजाफी जो बोझ है, फिर फ्यूल लगता है। तो और कुछ रूट्स तो बड़े उनके कामयाब रूट्स हैं यूरोप के, उनको बंद भी करने पड़े हैं। अब ये स्पाइस जेट को एक धचका लगा तो ये जो पहले से ही साख एक खराब है। उससे पहले आपने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि जो वहाँ पे करप्शन के मामला, फिर जो थ्रेट्स एक जो एयर जो इंडस्ट्री को वो इनको जो हुए दहशतगर्दी के हमलों के और दूसरे, वो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एयर जो इंडस्ट्री है, एविएशन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा दबाव का शिकार है इंडिया की। और आगे फिर आपने देख लिया है, जो दूसरी बात आपने की है कि वहाँ का जो किसान है वो कितना, अब उसमें आप देख लें कि अगर हम बात करें कि इस डील की, तो उसमें इंडिया का जो किसान है वो तो क्यों नहीं रोएगा कि इंडिया जो अमेरिका से आप कपास लेंगे जीरो टैरिफ पे तो सस्ती मिलेगी, तो भारत के जो किसान ने कपास है या जो दीगर जो फसलें हैं वो तो फिर कैसे मार्केट का मुकाबला करेंगे। फिर ये सिर्फ इंडिया की अपनी जो बरामद जो कानूनगान है, जो वहाँ का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, उसको भी इम्पैक्ट। जब आप वापस बेचने जाएंगे
एक्सपोर्ट करेंगे 18% आपको टैरिफ लग रहा देना है, पड़ेगा, और साथ आपका जो पड़ोसी है बांग्लादेश है वो आपका इसमें उसके साथ मुकाबला है ना आपका, वहां पे से अमेरिका जो है बांग्लादेश के साथ 0 टैरिफ है। 0 बिल्कुल ऐसा। तो अच्छा, बांग्लादेश में कॉटन नहीं है, वो कॉटन सस्ती मंगवाएगा, उसे फिनिश्ड गुड्स में वो कन्वर्ट करेगा, और जो एक्सपोर्ट करेगा वो भारत की जो प्रोडक्ट है उससे सस्ती करेगा। अच्छा, और इसमें ये कि बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा कॉटन इंडिया से ही इंपोर्ट किया करता था। जब ये बांग्लादेश, और ख़ासतौर से हसीना वाजिद वाले एपिसोड के बाद, इंडिया ने बांग्लादेश को थोड़ा दूर धकेलना शुरू किया, और ये मामला कि जी कपास हम नहीं देंगे, कॉटन हम नहीं देंगे, तो आई थिंक अपने पाँव पे तो खुद कुल्हाड़ी मारी कि बांग्लादेश जो है मुतबादिल रास्ते, मुतबादिल ममालिक तलाश करना शुरू हो गया, और अब उसको अमेरिका मिल गया। उसको अमेरिका मिल गया, और खुद इंडिया भी इंपोर्ट करता था कॉटन। कोई फिगर्स हैं कि $334 मिलियन उसकी जो ये मार्केट है। तो ये सारा एक की जो ये मोदी सरकार को पता तो था, बात फिर वही आ जाती है कि क्या वो ब्लैकमेल हो रहा है, वो क्यों ब्लैकमेल हो रहा है, ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि वो इंडिया का जो मुफाद है, इंडियन के अवाम जो हैं, जो इंडिया का सनतकार है, इंडिया का जो किसान है, उसके मुफाद को वो नहीं देख रहा। तो ये सवाल इसीलिए ये बढ़ता जा रहा है। और अच्छा, सियासी वैसे तौर आपके पे नज़र में क्या हो सकता है? बात तो देखें दुरुस्त है, जब कोई उनके ऑपोजिशन उठ के कहती है कि जी ब्लैकमेल हो रहे हैं, ये खामोश क्यों हैं? राहुल गांधी ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग, और जब वो सीज़ फायर का प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया तो कहते थे कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप तो बार बार कहते हैं कि इंडिया के कहने पे हुआ, मैंने टैरिफ की भी धमकी दी, इनके इतने जहाज़ भी गिर गए। तो अगर वो प्रेसिडेंट ट्रंप सच नहीं बोल रहे तो फिर मोदी पार्लियामान में ही आके कहते हैं कि जी ही इज़ लाइंग और ही इज़ टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी, तो हम मान जाएंगे, लेकिन वो खामोश हैं। तो ये खामोशी की वजह क्या है? अब तो एप्स्टीन फाइल में भी उनका जिक्र आया है। देखें, एक तो जब आप बुलंदो बांग दावे करते हैं, हकीकत से मुताबिकत नहीं रखते, तो फिर यही कुछ होता है जो इंडिया के साथ हो रहा है, मोदी के साथ हो रहा है। आपने उस जंग में भी जो नहीं हुआ उसके दावे कर दिए। अब वो दावे ऐसे किए कि पूरी दुनिया उसको गलत मानने पे मजबूर है, क्योंकि सब कुछ ओपन है। इसके तो प्रिंट्स है ना, डिजिटल प्रिंट्स हैं आपकी, जो आपने अगर जहाज आपके गिरे हैं, आप कैसे छुपा सकते हैं? अब वो देखें, अब वो ट्रोलिंग अपनी 11 कर दी, अब वो ट्रोलिंग के एक तरह से वो आ गया ना। बल्कि उसमें तो अब किसी ने कहा कि ड्रोन्स भी शामिल 7 जहाज हैं, और बाकी वो जो इंसानी जहाज हैं उसमें जी डोल का नाम और मुख्तलिफ 4 नाम, राजनाथ का नाम के, वो भी गिराए हैं। तो सियासी तौर पे उनका नुकसान तो हुआ है बहरहाल। तो इसलिए जो ओवरऑल जो ये झूठ के ऊपर बुनियाद बनाई हुई थी, और ये एक शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये तो रोबोट देख लेना आप, चाइना से लेके आए और कहा नहीं हमने तैयार किए। अच्छा, किसने इसको सबसे पहले हाईलाइट किया? खुद उनके अपने जो एक्सपर्ट्स कह लें, उनके अपनी यूथ कह लें, उधर बाहर जो लोग बैठे खड़े मुजाहरा कर रहे थे, वहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया इस चीज के ऊपर। उन्होंने कहा देखें आप ये जालसाजी कर रहे हैं, नुमाइशी उसके ऊपर, बड़े बड़े इवेंट्स के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। एक्चुअल हालत ये है कि हम लोगों के पास जॉब्स नहीं है। हमारी जो एजुकेशन की इस वक्त पोजीशन ये है कि हम बाहर एडमिशन्स के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहे। एडमिशन कितने कम हुए हैं वहाँ जो इंडियन जो यूथ है उनके। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप ये नुमाइशी इकदामात बंद करें, एक्चुअल जो इस वक्त इश्यूज है, हमारी जो नौजवान नस्ल है बेरोजगार हो रही है, उसके लिए आप काम करें। तो AI के नाम पे और जिस तरीके से ये समिट, ये बड़ा धचका लगा है। देखें ये होता ही क्रेडिबिलिटी का खेल है। जो देखें इसकी साख एक दफा मुतासर हो जाए तो दुनिया की जो टेक इंडस्ट्री है, जो टेक कंपनीज हैं, वो फिर वहां का रुख नहीं करती। इसके बड़े देर पा नताइज होंगे कि मजाक जब बन गया तो उस मजाक के बाद वो कहेंगे अच्छा ये तो फिर हम तो हर चीज की पहले तहकीक करेंगे कि वाकई क्या इंडिया के अंदर जो ये दावा कर रहे हैं ये इन्होंने अचीव किया भी है कि नहीं किया। अच्छा, ये उसी तरह के जब इंडिया में दिल्ली के अंदर G20 समिट उन्होंने होस्ट की थी, सो आपको याद होगा बड़ा खूबसूरत उन्होंने वो कॉन्वॉयज दिखाए और जो डेलीगेशंस आ रहे थे, जो उनको प्रोटोकॉल मिल रहा था, रेड कार्पेट्स थे। फिर बाद में जाके कुछ विजुअल्स सामने आए, कुछ फुटेज सामने आई, उनके अपने कुछ सहाफ़ियों ने रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पे आया कि जो उधर ही दिल्ली के अंदर खूबसूरत रोड्स के पीछे जो स्लम्स थे, जो कच्ची आबादियाँ थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद था, बहुत ज़्यादा गंदगी के ढेर लगे हुए थे, उसको छुपा दिया गया था, उसको कवर कर दिया गया था कि वो जो हमारे डेलीगेशन आए में ये है कि क्या दुनिया को नहीं पता कि एक दिल्ली के और इंडिया के 2 चेहरे हैं। एक बड़ा खूबसूरत और वो है, और दूसरा पसमानदगी। और वहां पे देख लें, वहां पे वो जो एक जो टॉयलेट्स नहीं है इंडिया में,
क्या, और ये दुनिया में इसको बहुत ही एक बुरे तरीके से इस हवाले से अगर पहचान है तो इंडिया है, गंदगी के एतबार से, और लोगों के पास घर नहीं है, स्ट्रीट्स पे, सड़कों पे जो लोग, आबादी की बड़ी तादाद जो सोती है, वो दुनिया में शायद अफ्रीका में भी ये पोजीशन नहीं होगी, शेल्टर्स नहीं है, गुर्बत बहुत ज्यादा है। तो इंडिया का जो ये दो चेहरे हैं, और लेकिन जो बदनुमा चेहरा है वो ज्यादा तेजी से उभर के सामने आ रहा है, और मैं समझता हूँ मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त वो अपनी साख बचाना ही है, जो बुरी तरह मजरूह हो रही है। अच्छा, ये ज़रा दोबारा बात करते हैं इस ट्रेड डील पे। वो तो खुशी मना रहे थे, उनका मीडिया भी कह रहा था, तमाम उनके जो ऑफिशियल्स आते थे बात करते थे कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया हमारा और अमेरिका की ट्रेड डील की सूरत में। प्रेसिडेंट ट्रंप ने देखें जी टैरिफ भी कम कर दिया है, पहला जो 25% था वो भी कम हो गया, दूसरा 25 से 18 पे आ गया। सो ये तमाम तर चीज़ें एक बड़ा तारीखी डील होने का जो दावा था, अब प्रेसिडेंट ट्रंप अगर ये कह देते हैं कि जी वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंडिया जिस तरीके से टैरिफ दे रहा था वैसे ही टैरिफ जारी रखेगा, सो ये कहाँ गई वो तारीखी डील इंडिया के लिए जिसका फ़ायदा सिर्फ इंडिया को था? देखें कितने दिन का जश्न मनाया इन्होंने, 2 फरवरी को ये डील जी 2 announce हुई, फरवरी को, और आज हम 21 को में बैठे हैं, तो आपके 19 दिनों के अंदर आपका सारा जो आपने एक महल खड़ा किया था वो सारा धड़म से गिर गया। तो ये देखें फिर वही बात आ जाती है कि सदर ट्रंप को अपने मुल्क में जितना भी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट से हो, जो हो, जब तक सदर ट्रंप अमेरिका में मौजूद हैं वो जो चाहेंगे वो करेंगे। अच्छा, ये और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपको लगता है कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? मैं समझता हूँ, देखें पावर वहां पे फिर भी अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास है, सिस्टम है, उनके पास 100 रास्ते हैं, 100 चीजें हैं, और अगर इंडिया और आप अमेरिका की बात कर लें तो वो किसी और रास्ते से ले आएंगे। अगर उन्होंने नहीं ट्रेड करनी इंडिया के साथ अमेरिका ने और अपनी शराइत पे करनी है तो वो कोई भी और ऑप्शन ले आएंगे। और देखें उन्होंने फौरी उन्होंने कहा ताकि उसका सेटबैक ना हो, और बाकी जो पूरी दुनिया एकदम परेशान हो गई कि अच्छा ये तो शायद इनको कोई 170-175 अरब डॉलर वापस भी करने पड़ेंगे रिफंड की मद में, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो देखें वो उनके ऊपर एक प्रेशर, उनकी पॉलिटिक्स एक अलहदा चलती है। लेकिन इंटरनेशनली अगर आप कह लें कि इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, उनको नहीं हुआ। इसमें फिर देखें डील तो इंडिया के साथ हुई थी, खुशी तो ये मना रहे थे। अगर वो फिर दोबारा रीनिगोशिएशंस करते हैं, दोबारा मामलात पे जाते हैं, तो फिर लूजर कौन होगा? फिर इंडिया जैसे मुल्क ही होंगे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से 1-2 फरवरी अचीव किया था, 18% पे हमने टैरिफ का ले आया, लेकिन अपने मुल्क के अवाम को ये नहीं बताया कि हमने अमेरिका से 0% पे ही लेके आना है। देखिए ये तो धोखा भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया, ये तो उन्होंने बताया, और वो तो देखें वो तो कुछ नहीं छुपाते। और हो सकता है अभी बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हों जो उन्होंने अभी बतानी हो और इंडिया के लिए शर्मिंदगी का बायस होगा आने वाले दिनों में। अच्छा, ये बताइए कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी खास तौर से कहा ना कि पास्ट में या जो मेरे से पहले वाली एडमिनिस्ट्रेशंस थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं हैज़ बिन रिपिंग देम ऑफ या रिपिंग अस ऑफ, तो ये क्यों इतना ज़्यादा स्पेशल कंसेशंस उनको उस वक्त मिलते रहे हैं? अब मोदी ज़्यादा समझदार थे और अब उनसे ज़्यादा समझदार प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इक़्तिदार में आ गए, या कुछ और वजह है? देखें उस वक्त अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की उनकी तरजीहात की भी बात थी। शायद उन्होंने उस वक्त इंडिया को इस पूरे रीजन में एक बुलंद मुकाम देने की एक पॉलिसी थी जो अब बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है। तो उसमें उनको नाजायज फेवर्स मिलती रही माजी में बहुत ज्यादा। तो ये बिल्कुल इसलिए ट्रंप का ये कहना कि नरेंद्र मोदी के ऊपर माजी की हुकूमतों ने जो उनके ऊपर ये फेवर्स की हैं बड़ी आप वो गलत थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो पॉलिसी के तहत इंडिया को दबाव में ला रहा है। ठीक है। तो ये फिर इसका मतलब है कि रीजनल जो नई ब्लॉक्स पॉलिटिक्स हो गई या जो ताकत का तवाज़न शिफ्ट भी हुआ है या पाकिस्तान की जो अहमियत इसमें अब आपको बनती नजर आ रही है, तो फिर इसको आप उससे भी मिला सकते हैं। तो मोदी आने वाले दिनों में आपको लगता है ये ट्रेड डील से पीछे भी हट सकते हैं? जो एहतजाज है, चाहे वो किसानों का है, जो अपोजिशन का है कि जी आप क्यों कर रहे हैं, अब खुद प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि जी इनको टैरिफ देने पड़ेंगे, हम टैरिफ नहीं देंगे। फिर ये भी था उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान के अंदर कि इंडिया जो है वो अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेगा। ये नहीं कहा उन्होंने कि यूएस इन्वेस्ट करेगा, इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखें अगर अमेरिका सामने ना होता तो मोदी शायद अपने जो अंदरूनी दबाव है उसके ऊपर आके डील से पीछे हट जाता। सामने अमेरिका है, सामने प्रेसिडेंट ट्रंप है, आगे ही मोदी के जेस्चर और उसके वो जो उसने बात
बात नहीं मानी, उसका वो खमियाजा भुगत रहा है। अगर अभी दोबारा इस तरह का कोई उसने काम किया तो सदर ट्रंप तो फिर उसके ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा। इसलिए मैं नहीं समझता तो रशिया से भी पीछे हट गए नरेंद्र मोदी, मैं नहीं समझता कि उसके लिए और इंडिया के लिए कोई इतना आसान काम है इस डील से पीछे हटना, या कोई भी आइंदा आने वाले दिनों में कोई और नई जो शरायत है अमेरिका की उसके मानने से, उसको ये हैंडल अपने इंटरनल जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसको ही करना पड़ेगा। ठीक है अहमद मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया's टेक। जो रमज़ान निगहबान कार्ड है वो हम इस दफ़ा 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को देने जा रहे हैं, जिसमें उनको पहली मर्तबा कार्ड के ज़रिए, जो कार्ड उनके घर का दरवाज़ा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है। ये कार्ड एक्टिवेटेड है, इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पिन एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है। 20,000 के करीब हमारी ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट्स हैं हमारे अक्रॉस पंजाब, उनको हमने मोबिलाइज किया है जहाँ पे आप ये कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सहूलत बाज़ार मौजूद नहीं थे वहाँ पर हमने रमज़ान बाज़ार सेटअप कर दिए। 147 तहसीलों में तकरीबन 300 के करीब जो है वो दस्तरखान लगेंगे। कोई फैमिली ऐसी है जिनके पास राशन के लिए पैसे नहीं है तो उनके लिए हेल्पलाइन मैंने शुरू की है, और वो जो हेल्पलाइन है वो उस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। आज मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी देखी जा रही है वो किसी एक मुल्क या हादसे तक महदूद नहीं, बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल तसादुम का मंजरनामा बनती जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जौहरी मुज़ाकरात के लिए आखिरी फुर्सत देते हुए सख्त अल्फाज में खबरदार किया है कि अगर ईरान 10 से 15 दिन के अंदर एक माकूल मुआहदा ना करे तो उसे बहुत बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ये धमकी जो ट्रंप ने वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के इजलास या सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान दी, सफारतकारी और फौजी ताकत के इम्तजाज की एक ताज़ा मिसाल है, जिससे आलमी तज्ज़िया निगार गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात पहले ओमान और अब स्विट्ज़रलैंड में बिलवास्ता तौर पर हो रहे हैं। इनमें दोनों फरीकों ने कमोबेश बुनियादी असूलों पर गुफ्तगू की है, ताहम मुख्तलिफ तनाज़ात ख़ास तौर पर ईरान का यूरेनियम अफजूदगी पर हक और अमरीका का ज़ीरो जौहरी हथियार शर्त ये इत्तफाक नहीं हो सका। ईरान ने यह बारहा कहा है कि यूरेनियम अफजूदगी उसका बुनियादी हक है और वो इसे छोड़ने पर आमादा नहीं, जबकि अमरीका चाहता है कि ईरान अपने प्रोग्राम को महदूद करे ताकि वो जौहरी हथियार तक ना पहुँच सके। इसी दौरान ईरान ने अपना एक मुतबादिल मुसवदा तजावीज़ की शक्ल में तैयार करने की बात भी की है, जिससे जाहिर होता है कि तेहरान मुज़ाकरात जारी रखने का इरादा रखता है, लेकिन वो अपने हक से दस्तबरदार होने पर आमादा नहीं। सदर ट्रंप ने जौहरी मुज़ाकरात के तनाजुर में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और साथ ही महदूद फौजी कार्रवाई के इम्कानात पर भी गौर करने का इंदिया दिया है, ख़ास तौर पर अगर ईरान मुनासिब मुफाहमत पेश ना करे तो। ये वाज़ेह है कि ट्रंप का मौक़िफ़ सिर्फ सफारती दबाव तक महदूद नहीं, बल्कि एक मखसूस वक्त में मुआहदा ना होने की सूरत में फ़ौजी ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं।
अमरीकी अखबारात की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ऑप्शंस में ईरान के फौजी या सरकारी इदारों को निशाना बनाना भी शामिल हो सकता है ताकि दबाव बढ़ाया जा सके। अमरीकी सदर के इस बयान के रद्द-ए-अमल में आलमी तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया है और सरमायाकार कशीदगी की शिद्दत को आलमी मार्केट पर दबाव के तौर पर महसूस कर रहे हैं। ऐसे में जब मशरिक़ वस्ता की तेल सप्लाई ख़ास तौर पर होर्मुज़ के रास्ते आलमी मईशत के लिए निहायत अहम है, जंग की खौफजदा फ़ज़ा खुद ही आलमी तवानाई मंडियों और स्टॉक मार्केट्स को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल सकती है। ईरान ने अमरीका को ख़त लिखकर ताकत के इस्तेमाल की सूरत में फैसला कुन जवाब देने की धमकी भी दी है। तेहरान का मौक़िफ़ है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देगा और खित्ते में मौजूद मुखालिफ फौजी अड्डों को भी हदफ तस्वुर करेगा। इसी के साथ ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल-अक़वामी बिरादरी से भी कशीदगी कम करवाने और सफारतकारी पर जोर देने की अपील की है। अगरचे सदर ट्रंप की जौहरी मुज़ाकरात पर सख्ती और फौजी बयानिए के इस्तेमाल ने मीडिया को हेडलाइंस फराहम की हैं, लेकिन असल हकीकत यह है कि जौहरी तसादुम की राह में सफारतकारी ही अब मुमकिना वाहिद रास्ता नजर आती है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरानी करने वाले इदारे IAEA के सरबराह ने भी दो तरफा मुआहिदा जल्द करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अमरीकी सदर का डेडलाइन देना, ईरान का सफारती रद्द-ए-अमल, आलमी मंडियों और खित्ते की अस्करी तैयारियों के दरमियान आज हम एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। अगर ये डिप्लोमेटिक कोशिशें कामयाब हो जाएं तो अमन और एतमाद की एक नई राह निकल सकती है। अगर ना हो पाए तो एक मकामी बहरान से आलमी बहरान तक का रास्ता मुख्तसर है। दुनिया के तमाम ममालिक को चाहिए कि मुज़ाकरात और सफारतकारी में सहूलत फराहम करें, ताकत के इस्तेमाल की धमकियों को कम किया जाए और मुश्तरका मुफादात के रवैये से खित्ते में इस्तेहकाम लाने की कोशिश की जाए, वरना मशरिक़ वस्ता में एक और बड़ा तनाज़ा इंसानी जानों और वसाइल के नुकसान के साथ जन्म ले सकता है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.